Hi, good evening everyone and welcome back to another series of Change Makers Club. आज हमारे इस सेशन की जो गेस्ट हैं आप सब लोग जानते हैं, जितने लोग परिवर्तन से कनेक्टेड हैं। आज की हमारी गेस्ट हैं मेजर डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा, जो करंटली स्टेट प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत की। साथ ही हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की, और मैम अभी करंटली 9th यूपी गर्ल्स बटालियन की ANO भी हैं, और संवेदना वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से एजुकेशन काउंसलिंग सेशंस भी देती हैं, उसमें एज अ डायरेक्टर मैम है। मैम वेलकम बैक, वेलकम टू दी चेंज मेकर्स क्लब। मैम सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि आपकी अर्ली लाइफ कैसी थी, और एजुकेशन के बारे में अगर हम जान पाए तो। एजुकेशन मेरी अगर कहा जाए तो क्लास 5th तक तो एक पब्लिक स्कूल में हुई थी, और उसके बाद फैमिली में थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही मैंने 10th 12th किया था। 84 में 10th किया था और 86 में इंटर किया था, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, PG और PhD। मैम कैसे, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन PhD भी किया, फिर उसके बाद में NCC कहाँ से कनेक्ट हुआ आपकी इसमें NCC एक्चुअली क्या था कि शुरू से ही ये रहता था कि जो भी एक्टिविटी हो रही है स्कूल में या कॉलेज में, तो हर एक में पार्टिसिपेट करना है, मतलब अपनी एनर्जी को हर जगह लगाने का एक प्रयास था। तो NCC तो हमारे यहाँ क्योंकि ग्रेजुएशन में ही थी, तो एज ए कैडेट मैंने वहाँ एनरोलमेंट करवाया अपना, और उसके माध्यम से बहुत सारे हमारे कैंप्स होते थे, कंबाइंड कैंप्स होते थे, सोशल सर्विसेज कैंप्स होते थे। तो वो तो मतलब एक लाइफ में ऐसा कहिए कि NCC के माध्यम से ऐसा लगा कि भले ही मैं एक माध्यमिक परिवार से आती हूँ, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, लेकिन NCC में आने के बाद ऐसा लगा कि हर तरह का डेवलपमेंट हुआ। मैम आज की जो थीम है, आपको पता है कि रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो अपने आप में एक बहुत युवा देश है। हमारी एवरेज एज जो इस कंट्री में है वो भी 37 ईयर्स के समथिंग है। 67-70% की तकरीबन आबादी जो है हमारे देश की वो यूथ है, और इस समय इंडिया अपने गोल्डन टाइम है, क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री इस तरीके की एरा में कोई ऐसी देश ऐसा नहीं है जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन उनके देश की जो है वो यूथ हो। तो हम देख रहे हैं कि यूथ का क्या रोल हो सकता है नेशन बिल्डिंग में और सोशल वर्क में। तो इस थीम को लेकर के मैं सबसे पहला क्वेश्चन मैम ये करना चाहूँगा कि आप क्योंकि NCC से भी कनेक्टेड हैं, तो आप NCC की क्या कंट्रीब्यूशन देखती हैं युवाओं में? देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है, NCC नेशनल कैडेट कोर के नाम से जाना जाता है, और NCC एकमात्र ऐसा माध्यम है किसी भी युवा के लिए। सभी को मालूम है कि जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में NCC चलती है। जूनियर वर्ग में 9th से शुरू हो जाती है NCC, और सीनियर वर्ग के लिए 16 से 25 साल तक के युवा और युवतियाँ NCC में अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं, और NCC के माध्यम से ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। अगर हम सर्वांगीण विकास की बात करें, अनुशासन की बात करें, और देश के प्रति जो एक समर्पण का भाव आता है, क्योंकि सभी को पता है कि NCC आर्मी की एक सेमी ब्रांच है जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जितनी ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग हमें आर्मी में मिलती है, वैसे ही ट्रेनिंग हम अपने कैडेट्स को देते हैं, चाहे अपने फायरिंग का हो, मैप रीडिंग हो, और सोशल सर्विसेज हो, डिसिप्लिन की बात हम करते हैं। तो NCC अगर किए हुए कोई भी यूथ है तो वो अपने जीवन को कम से कम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में जी सकता है। मैम ये निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा पॉइंट भी था कि NCC जो है ना वो एक तरीके से आपकी लाइफ को एक डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है, और शायद मॉरल पुलिसिंग भी NCC का ही एक पार्ट है, कि जहाँ पुलिस जो है वो अपनी एक तरीके से एनफोर्स करती है लॉ को, वहाँ हम NCC कैडेट्स के थ्रू उसको नैतिक रूप से लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसीलिए NCC का वेटेज भी है, आर्मी से लेकर पुलिस तक, और अभी अग्निवीर में हर जगह जो है NCC को वेटेज मिलता है। मैम जैसे आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर भी हैं, तो आप मतलब आज के यूथ को मतलब कैसे देखते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी है, उनसे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हो सकते हैं जो हम बात कर पाएंगे इसके बारे में? आज के यूथ में अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि इतना लंबा एक्सपीरियंस भी है, काउंसलिंग का एक्सपीरियंस भी है, तो यूथ दो श्रेणियों में आ गए हैं। एक तो वो है जो कि वो बहुत सिंसियर हैं, और टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स स्टडीज, करियर, और जो दूसरा है, जो श्रेणी है, वो बिल्कुल इग्नोरेंट टाइप की है, रिलेक्टेंट है, उन्हें अपनी लाइफ में बस अच्छा खाओ, मजा लो, मौज मस्ती करो। तो इसकी वजह से क्या है कि दोनों में, दो कैटेगरी के बाद
हम जब बात करते हैं ना, तो जो मिडिल कैटेगरी है वो बहुत रिक्वायर्ड होती है। और हिंदुस्तान जैसे इतनी बड़ी आबादी वाले देश में, जहाँ की अभी हमें पता ही है कि कल हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे और 75 साल हमारी आज़ादी के पूरे हो जाएंगे, और 2047 में हम एक गोल्डन मनाएंगे अपने देश को, विकसित भारत। हाँ, विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो पूरा होगा, तो वो यूथ्स के माध्यम से ही होगा। तो यूथ की जो एक सोच है आजकल, वो या तो बहुत ज्यादा पैसा कमाने को लेकर है, या फिर केवल अपने तक सीमित है। और आवश्यकता क्या है कि एक बैलेंस वे में पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है, सभी को पता है कि अर्थ के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन यूथ नेशन बिल्डिंग में जो उसका बहुत बड़ा रोल है, उसको फील करवाने के लिए, उसको रियलाइज करवाने के लिए हम सभी की बहुत एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसकी आजकल थोड़ी सी रिक्वायरमेंट मैं फील कर रही हूँ। चाहे वो परिवार के माध्यम से हो, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हो, या शासन और प्रशासन के माध्यम से हो। इसीलिए जैसे कि अब आप परिवर्तन अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है सोसाइटी के लिए, कि इस एज के बच्चे जो केवल पैसा कमाने की बात सोचते हैं, या केवल अपने लाइफ को एक लग्जरी देने की बात सोचते हैं, तो आप लोग समाज को आपने एक परिवर्तन के माध्यम से जो एक दिशा दिखाई है, वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। और बहुत सारे लोग, न केवल मुरादाबाद मंडल के बल्कि दूर दूर तक के लोग जो परिवर्तन को जानते हैं, तो वो फील करते हैं कि हमारा एक जिम्मेदारी, हमारी एक नैतिक दायित्व ये भी है कि हम समाज की सेवा करें। ये निश्चित तौर पर रिक्वायरमेंट तो है। सोसाइटी आज जो एक्सपेक्ट करती है यूथ से, वो ये करती है कि कहीं ना कहीं आज का जो यूथ है वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा भार है देश को विकसित करने का। परिवार की जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी हैं, बट एक सामाजिक और एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी जो है वो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है जो यूथ ही पूरी करेगा। तो इसको मैं एक क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड हम लोग ले लेते हैं। जब यूथ की बात हो रही है तो करियर की भी बात होती है। तो अगर हम एनसीसी की बात करें या एनएसएस की बात करें, या फिर परिवर्तन के कुछ वॉलंटियर्स हो गए, या अन्य सामाजिक संगठनों के वॉलंटियर्स हो गए, या एबीवीपी की भी बात करें, तो ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, इनसे कनेक्ट होकर के कोई भी यूथ अपने करियर में क्या बेनिफिट ले सकता है? देखिए, इन सबसे कनेक्ट होकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे एक पॉइंट हम जिसको कहते हैं, जो कि हमारे देश की और हमारी संस्कृति की पहचान है, वो फीलिंग इससे डेवलप होती है। जब हम ग्रुप में काम करते हैं, समाज में जाकर काम करते हैं, तो मैं मेरे लिए नहीं बल्कि मैं सबके लिए हूँ। जब हम इस भावना से काम करते हैं तो उसका हर काम अच्छा होता है, उसका जो विजन होता है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, और उस ब्रॉड विजन की वजह से न केवल परिवार, न केवल समाज, बल्कि राष्ट्र समृद्धि की ओर जाता है और खुश राष्ट्र हो जाता है। आजकल जब हम आनंदमयी शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें भी जितना भी परिवर्तन आया है और जो भी चेंजेस अब इस नीति के द्वारा आ रहे हैं, उसमें जो मेन मोटिव है वो वही है कि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय संस्कार हैं, वो हमारे यूथ्स में किस तरह से डेवलप हो पाए, क्योंकि हम केवल अपनी नहीं वरन सबकी बात करते हैं। और यूथ की जो एक सोच है वो ये होनी ही चाहिए ना कि जहाँ कम वहाँ हम। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ कम वहाँ हम, क्योंकि हमारे कम होने से भी मतलब एक बहुत नहीं, जहाँ भी कमी है वहाँ हमारा यूथ खड़ा होगा, है ना। अब आप लोग उसका माध्यम है ना भाई, आपने इस तरह से बताया कि आप बहुत कम संसाधनों में भी समाज की और सोसाइटी की सेवा कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है जागरूक कर सकते हैं। देखिए, शासन और प्रशासन कितनी भी पॉलिसीज ले आए, लेकिन अगर जागरूकता नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तो वो कंसर्न ही नहीं होगा ना। आप किसी भी गरीब व्यक्ति को एक समय का भोजन दे सकते हैं, एक महीने का भोजन दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो उसे जागरूक होना पड़ेगा अपनी गरीबी मिटाने के लिए, अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए। तो समाज में इन सारी जितने भी ये को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, या जितने भी सोशल सर्विसेज है, एनएसएस है, नेशनल सोशल सर्विस है, एनसीसी है, या और जितने भी माध्यम है, एबीवीपी है, तो इन सभी माध्यमों से केवल समाज को समृद्ध बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो इन माध्यमों से पूरा हो सकता है। जो आज का यूथ है, उस यूथ को मैं कहीं ना कहीं कैरियर में ये कुछ कंसर्न्स आते हैं कि वो कैरियर बनाएगा तो उसको किस डायरेक्शन में जाना है।
अब उन डायरेक्शंस को चूज करते वक्त वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आज का जो यूथ है वो क्या चीज़ों का ध्यान रखे अपने करियर को बिल्ड करते हुए, ये मेरा प्रश्न। देखिए क्या है कि चैलेंजेस तो फैमिली से लेकर सोसाइटी तक आज भी वैसे ही हैं जो पहले थे, और यूथ इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है ना। एक अंतर्द्वंद की भावना उसके अंदर है कि मैं परिवार की बात मानूं, जो मेरी लाइकिंग है, जो मेरे इंटरेस्ट हैं उसके माध्यम से जाऊं, और सबसे बड़ा जो एक उस पर इन्फ्लुएंस रहता है वो इस बात का रहता है कि वो जो कुछ भी करे उसमें बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए, है ना। तो बहुत ऐसी चीजें अभी आज का जो सबसे मैं कह सकती हूँ कि जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो अरुण योगी राज का है कि वो बहुत बड़ी कंपनी में MBA करने के बाद बहुत बड़ी कंपनी में वो जॉब करते थे, लेकिन उन्होंने फिर वापस अपने आप को मूर्तिकार के रूप में ही स्थापित करने का इतना बड़ा संकल्प लिया, और आज पूरा विश्व उनको उनके नाम से जान रहा है। तो चैलेंज उनका उस समय जरूर आया होगा कि जब उन्होंने अपने MBA छोड़कर वो नौकरी, बड़े मोटे पैकेज की नौकरी छोड़कर वो आए होंगे और फिर से वो मूर्ति बना रहे होंगे, लेकिन जब वो आप आज उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचे तो हर जगह उनकी वाहवाही हो रही है। तो उसके बीच का जो समय रहा होगा वो उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा। तो कम से कम एक सोसाइटी का भी एक दायित्व ये बनता है कि हम केवल बहुत मोटा पैसा या बहुत बड़े पैकेज को ही सम्मान ना देकर किसी भी व्यक्ति की कला, उसकी रुचि और टैलेंट और उसकी प्रतिभाओं को अगर हम सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए चुनौती कम हो जाएगी और उनके अंदर जो अंतर्द्वंद होता है वो भी कम हो जाएगा। स्किल्स पे तो काम करना भी चाहिए। हाँ, और स्किल्स स्किल्स पे तो को अगर हमेशा आइडेंटिफाई किया जाए तो यूथ एक अच्छा नहीं, बस इसमें सबसे बड़ा सहयोग परिवार और समाज का है, क्योंकि समाज ही तो बताता है कि मूर्तिकार छोटी चीज है और MBA में जॉब करना बड़ी चीज है। ये बात समाज जिसको प्रेस्टीज देने लगता है लोग उसको स्वीकार करते हैं, यूथ भी उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी ने ही समझाया है कि हाँ ये चीज ज्यादा प्रिविलेज है, ये अच्छी है, ये अच्छी है, या उसको मान हम ज्यादा देने लगते हैं। बिल्कुल, हम लोग एक जो दोहरा चरित्र है वो सोसाइटी में एक्सेप्ट करते हैं, सोसाइटी के लिए है। मैम एक जैसे अगर हम यूथ की बात करें तो आप क्या देखते हैं, क्या पोटेंशियल आप देखते हैं यूथ के अंदर है, युवाओं के अंदर है, अगर वो अपने लाइफ के किसी गोल्स को अचीव करने की बात करें, और फिर वो कैसे एक राष्ट्रीय गोल अचीव कर सकता है? 18 से 25 वर्ष का जो समय होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके जीवन में, व्यक्ति मतलब युवक और युवतियां दोनों, वो उसके जीवन का ही नहीं वरन उसके पूरे चारों तरफ के वातावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। और हम तो इतिहास गवाह है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो भी इसी उम्र के युवाओं ने सबसे बड़ा योगदान दिया था। और हम अगर आजादी के जितने भी हमारे शहीद हुए हैं अगर उनकी बात करें तो सबसे ज्यादा इसी उम्र के लोग थे। तो इसका अर्थ ये है कि स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने संकल्प लिया और उनके संकल्प के माध्यम से ही आज हम इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। ऐसे ही 2047 में अगर बात हम करेंगे तो अगर हमारा युवा ये सोचेगा कि उसे विकसित भारत के लिए अपना सर्वस्व लगाना है तो निश्चित रूप से लगेगा, क्योंकि उसके पास इतनी ऊर्जा है। और आज तो साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, सोशल मीडिया सभी उसके साथ है, उस समय तो वो भी नहीं था। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि संकल्पित होने की आवश्यकता है कि हमने जो संकल्प लिया है उसको चाहे कितने भी बाधाएं आए उनको हमें पार करके आगे जाना ही है। और इसके लिए धैर्य और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग, ये चार चीजें तो इतनी आवश्यक हैं, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता हो या इंग्लिश मीडियम में। अगर ये चार स्तंभ उसके जीवन में उसके साथ हैं तो वो कोई भी संकल्प पूरा कर सकता है। क्योंकि मैम आप ABVP की स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं और ABVP को कहा जाता है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक यूथ वॉलंटियर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रजिस्टर्ड भी है। आप उसका क्या कंट्रीब्यूशन देखती हैं, उससे यूथ कनेक्ट होकर के क्या दिशा पा रहे हैं? देखिए, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में न केवल शिक्षा, शिक्षण संस्थाएं और शिक्षा से संबंधित समस्याओं का ही समाधान होता है, वरन समाज और देश के लिए आज भी, क्योंकि हमारा तो नारा ही है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर और उनकी विचारधारा को मानने वाला ये हमारा संगठन है। तो इसके माध्यम से केवल 17 से ज्यादा ऐसे हमारे
प्रयोग होते हैं जिसके माध्यम से हम समाज की सेवा कर सकते हैं। जैसे एसएफएस है तो सोशल स्टूडेंट फॉर सेवा है, एसएफडी है स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट है, इसके अलावा मेडिविजन है और बहुत सारे रिसर्च के ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करता है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासन आता है, संकल्पित होने की भावना जो है वो उसमें और प्रबल हो जाती है और राष्ट्र के प्रति एक समर्पण भाव, क्योंकि जब तक हम राष्ट्र की बात नहीं सोचेंगे तब तक हमारा घर भी डेवलप नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि यूथ को बड़ा विजन देने का काम करता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और मैम संकल्पित होना आवश्यक भी है, आज के यूथ को तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, डेडिकेशन आपके किसी भी गोल के प्रति होना आवश्यक है। मैम एक आप क्योंकि एएनओ भी है 9th यूपी गर्ल्स बटालियन की, और मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, हम महिलाओं को या जो हमारा सेकंड जेंडर है उसको हम इक्वल राइट्स देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप 9th यूपी गर्ल्स बटालियन की एएनओ है, तो मैं जानना चाहूंगा कि एनसीसी में या ये जो 9th यूपी गर्ल्स बटालियन में जो गर्ल्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, और वहां से गर्ल्स जब आ रही हैं आपके पास में तो आप उनको कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग? देखिए, सारे जो सिलेबस होता है वो गर्ल्स और बॉयज के लिए सेम होता है। तो एनसीसी में अगर गर्ल्स होती हैं तो भी और बॉयज होते हैं तब भी सबका सिलेबस सेम होता है। और एनसीसी लेने के बाद एक गांव की लड़की जो हमारे पास रूरल एरिया से बहुत छात्राएं आती हैं और जो कैडेट के रूप में एनरोलमेंट उनका होता है, तो जब वो कैडेट बन जाती हैं और वो जब वर्दी पहनती हैं तो उनको लगता है कि मुझ में भी वही शक्ति है, वही ऊर्जा है जो कि बाकी लोगों में है। एक तो उनसे सबसे बड़ी बात है कि उनमें एक उनके जीवन के प्रति एक विश्वास जागता है कि जो सब करते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। अगर राइफल उठाकर एक गांव की लड़की फायरिंग करती है और 5 गोलियां एक बार में वो दागती है तो उसको लगता है कि यस मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस जागता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वेटेज बहुत जगह मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो भले ही हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई होती है लेकिन उसको किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में पूरा वेटेज मिलता है, तो सपोर्टिव रोल प्ले करती है एनसीसी उसके करियर के लिए। और जब हम करियर में एक लेवल तक आ जाते हैं या हम उस तरफ से सिक्योर हो जाते हैं तब निश्चित रूप से हम खुद भी विश्वास से भरे हुए होते हैं और फिर दूसरों के लिए भी एक माध्यम बनते हैं। मैम जैसे हमने बोला कि सिलेबस दोनों ही गर्ल्स हो या बॉयज हो सेम है, लेकिन मुझे लगता है बैकग्राउंड दोनों की अलग है। हाँ, महिलाएं या गर्ल्स जो है वो एक बहुत अलग बैकग्राउंड से नहीं, ऐसा है ना कि चुनौती उनके लिए आज भी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है। 10-10 दिन के शिविर लगते हैं, उनको घर से बाहर रहना होता है। तो जब इतनी चुनौतियां पार करने के बाद कोई लड़की कैडेट के रूप में आती है तो निश्चित रूप से उसके लिए और उसके जीवन के लिए एक मील का पत्थर साबित होती है एनसीसी। और बहुत सारे कैडेट्स हम लोगों ने देखे हैं एनसीसी की गर्ल्स बटालियन के जो कैडेट्स हैं, हमारे कई सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में हमारे साथ में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। जितने यूथ आज इस बात को सुन रहे होंगे वो भी इस बात से ताल्लुक रखते होंगे कि एनसीसी आपको एक डायरेक्शन जरूर देती है, एक विजन देती है, आपको एक जरिया देती है, एक तरीका बताती है कि आप अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हैं, साथ ही आप नेशन के गोल को कैसे अचीव करने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैम मैं चाहूंगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं और जितना अभी तक जानकारी हमें मिली है इतने छोटे से एक सेशन में, मुझे लगता है जितनी भी गर्ल्स आपकी कैडेट्स हैं वो सुन रही होगी या जो और ऑडियंस हमसे कनेक्टेड है वो सुन रही होगी, वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन जरूर पाएगी। आपको एक ऐसा मैसेज मैम अगर आप देना चाहें अपने हमारी सारी ऑडियंस को, स्पेशली यूथ को, और अपना आपने जो बैकग्राउंड बताया जिस बैकग्राउंड से आप सारे यूथ के लिए जो एक संदेश में देना चाहूंगी विनम्रता पूर्वक, वो ये कि अपनी ऊर्जा को पहचाने और उसका सदुपयोग करना सीखें। क्योंकि ऊर्जा का सदुपयोग का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है, केवल समाज सेवा भी नहीं है, उसमें एक संतुलन लाने का प्रयास करें। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप मेंटली और फिजिकली फिट हो। फिजिकल फिटनेस भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपके अंदर कितनी भी अच्छी विचारधाराएं बह रही हैं लेकिन सारी मशीनरी यही है जिससे आप कोई काम कर सकते हैं। तो शारीरिक और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ और मजबूत रहना है और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना है और किसी भी भुलावे में ना आए।
किसी भी तरीके से ये ना सोचें। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो उसके आधार पर किसी को अपने आकलन नहीं अगर करना हाँ चाहिए। कि मैं अगर फिजिकली अगर मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ, मैं लॉन्ग हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने हर एक को एक विशेष गुण देकर भेजा है। Qualities। बस अपने उस क्वालिटी को पहचानें, उसको निखारने का प्रयास करें, धैर्य रखें और अपने आप से कभी भी झूठ ना बोलें। बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ। दैट्स अ वेरी ग्रेट मैसेज आई वुड से कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और क्योंकि अपने लिए अगर झूठ बोला तो फिर शायद किसी के लिए नहीं को कर पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। मैम इट वाज रियली नाइस हैविंग यू हियर, और ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने ये तैयार किया, प्रयास किया कि इस तरीके से हम एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर हम अपने शहर से जुड़े हुए ऐसे एक्टिविस्ट हो या फिर हमारे जो थिंकर्स हैं, जो सोशल थिंकर्स हैं, या फिर जो डायरेक्शन दिखाने वाले हमारे ऐसे मार्गदर्शक हैं, उन सभी को हम यहाँ पर आमंत्रित करें और उनके विचार हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचा पाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक 3 घंटे के सेशन में अगर आप आधे घंटे का उसका निचोड़ देना चाहें तो वो नहीं मिल पाएगा। तो हमने सेशन को बहुत कंसाइज रखा कि 20-25 मिनट के एक सेशन के माध्यम से हम कुछ प्रश्नों का सवाल आपसे हम लोग मांगे। मैं चाहूंगा अगर हमारी ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई पूछना चाहता है तो वो आप हमें बताएं। ऑडियंस से एक सवाल आया है, एक लड़की ने ही मेंशन किया है कि एनसीसी में अगर किसी को एनरोल होना है तो उसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है? उसके लिए चयन प्रक्रिया है कि उसको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, लिखित परीक्षा देनी होती है, और उसके बाद एक उसका फिजिकल टेस्ट होता है। शारीरिक मापदंड उसका लिया जाता है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी वेट कितनी है, और फिजिकली वो फिट होना चाहिए। कोई और प्रश्न? एक सवाल और है, विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़कर किस तरीके से छात्र हित में मतलब एक लड़की कार्य कर सकती है अगर वो किसी ग्रेजुएशन में मतलब किसी कॉलेज में उसने एनरोल किया है खुद को? तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर आप में जो भी प्रतिभा है, जो भी योग्यता है, आप उसके अनुसार कुछ भी, क्योंकि आपके लिए वो वहाँ बहुत बड़ा विस्तार है, आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छी समाज सेवा करवा सकते हैं, और नेतृत्व के गुण आप में निश्चित रूप से विकसित होते हैं। कोई और प्रश्न? ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। और हम लोग फिर से अगले नेक्स्ट मंथ फिर से किसी नेक्स्ट स्पीकर के साथ में हम आपके साथ कनेक्ट होंगे और किसी नए टॉपिक को लेकर के। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।